हे फ्रेंड्स, आज हम मोदी की प्रेफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी को मेलोडी पसंद है या मेलोडी पसंद है। उसकी प्रेफरेंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। जिसको वो पसंद करता है उसी पे बना रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम 50 MCQs क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरीज हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी और उसके बाद भी जो थ्योरीज आई हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है, बिकॉज प्रेफरेंस से ही उसकी यूटिलिटी का पता चलता है कि जो चीज़ उसे ज़्यादा पसंद होती है, जिसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है, वहीं से उसकी यूटिलिटी ज़्यादा उसको मिलती है। और कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का मेन जो एम है कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को, अपनी संतुष्टता को कैसे मैक्सिमाइज कर पाए। सो दिस इज़ द मेन पर्पज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे मोदी अपनी प्रेफरेंस को कंसिस्टेंट बना सकता है, स्थिर बना सकता है। तो उसके 3 रूल हैं मेरे भाई। पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मीनिंग होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है उसको आप कंपेयर कर पाओ। दैट वी एज्यूम दैट एनी 2 बंडल कैन बी कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई 2 बंडल है भाई। एक्स बंडल ग्रेटर देन इक्वल टू है वाई बंडल के, या वाई बंडल ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स बंडल के, या दोनों ही सिचुएशन हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो कंज्यूमर है दोस्तों, वो इनडिफरेंट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में उदासीन बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर मोदी को मेलोनी भी पसंद है और मेलोडी भी पसंद है। ओके, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस का मीनिंग होता है कि वी एज्यूम दैट कोई भी बंडल जो है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो है, एटलीस्ट एज गुड एज इट सेल्फ, की जो जैसी है वो वैसी दिखनी भी चाहिए। एक्स बंडल ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स ही बंडल की। सो उसके अंदर रिफ्लेक्सिवनेस भी होना चाहिए, तभी हमारी जो प्रेफरेंस है वो कंसिस्टेंट बनी रहेगी। उसके बाद ट्रांजिटिविटी, कि अगर x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो अपने आप ही जो x जो है दोस्तों वो z से ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ज़्यादा पसंद किया जाएगा बंडल। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। अगर हमारी प्रेफरेंस के अंदर ये 3 रूल लागू होते हैं, अगर हम तीनों चीज़ों को पूरा कर देते हैं, तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो कंसिस्टेंट बन जाती है। ओके, तो हम आगे चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चंस की ओर कि कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। ओके, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप एक चूज़ करने का प्रयास कर सकते हो वीडियो को पॉज कर और हम चलते हैं दोस्तों, इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई है कार्डिनल थ्योरी, जो कि मार्शल भैया के द्वारा दी गई है। उसके बाद सेकंड आता है ऑर्डिनल या इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, जिसे हिंदी में हम उदासीनता वक्र बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम रैंक देते हैं और कार्डिनल थ्योरी के अंदर हम नंबर देते हैं हमारी यूटिलिटी को, कि हमने कोई भी चीज़ कंज्यूम की है तो हमें उससे कितनी संतुष्टि मिली है। तो यहाँ पर कार्डिनल थ्योरी दोस्तों मार्शल के द्वारा दी गई है। ऑर्डिनल थ्योरी J.R. हिग्स और R.J.D. एलन के द्वारा 1934 के अंदर दी गई थी। उसके बाद आती है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकट अधिमान, प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दोस्तों पॉल सैमुएल्सन के द्वारा 1947 के अंदर दिया गया था, लेकिन यह जो टर्म है रिवील्ड प्रेफरेंस, प्रकट अधिमान, वो 1938 के अंदर आया था। अब यहाँ पर जो मेन गौर करने वाली बात है कि ऊपर वाली जो 2 थ्योरीज हैं दोस्तों, कार्डिनल और ऑर्डिनल थ्योरी, वहाँ पर एक कंज्यूमर अपने मुख से बताता है कि उसे कितनी यूटिलिटी मिली है, कितनी संतुष्टि मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, वो कंज्यूमर के बिहेवियर से, उसके व्यवहार से पता लगाती है कि उसे कितनी संतुष्टि मिली है, उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्या चीज़ कम पसंद है। इसीलिए ऊपर वाली जो थ्योरीज है दोस्तों, वो हमारी प्रेफरेंस से हमारे चॉइस का पता लगाती है, हमारी प्रेफरेंस से हमारी चॉइस का पता लगाती है। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है दोस्तों, वो हमारी चॉइस से, कि हमने किस चीज़ का चुनाव किया है, उससे हमारी प्रेफरेंस का पता लगाती है, हमारी पसंद का पता लगाती है। सो ये 2 एक ट्विस्ट है इन थ्योरीज के अंदर। एंड उसके बाद
जो जे.आर. हिग्स हैं उन्होंने देखा कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को उन्होंने समझा और उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी उनके अंदर उन्होंने कुछ रिवीजन करने का प्रयास किया। तो उसके बाद जे.आर. हिग्स के द्वारा रिवीजन ऑफ डिमांड बाय हिग्स एंड चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क इनकी थ्योरी आती है। इसमें इन्होंने प्रेफरेंस हाइपोथेसिस दिया है, लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग अप्रोच विदाउट द यूज ऑफ इंडिफरेंस करो, बिना इंडिफरेंस कराओ के इन्होंने लॉजिकल वे से वीक ऑर्डर अप्रोच के माध्यम से एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस को बताने का प्रयास किया है। उसके बाद में प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डिमांड एनालिसिस आता है, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को भी पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल का मीनिंग है मेरे भाई कि जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो डिमांड है किसी भी गुड के लिए, वो बेसिकली उसके करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर की इनकम और उसकी करंट ईयर की जो प्रेफरेंस है उसके साथ साथ लैग का मीनिंग होता है पिछले साल की उसका प्राइस, उसको हम T-1 से लिखेंगे, पिछले साल की उसकी इनकम, पिछले साल उसने इस गुड के ऊपर कितना खर्चा किया था, कितना यूनिट उसने कंज्यूम की थी, उन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों वो डिपेंड करता है आज की उसकी डिमांड। ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। तो ये भी बेसिकली एक मॉडल है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसे हम डायनेमिक वर्जन ऑफ डिमांड फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद नरवॉल ने स्टोक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल दिया है, जिसका हम डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद टेलर का डायनेमिक मॉडल है जो कि नरवॉल के मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद आर स्टोन ने 1944 के अंदर लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम दिया है कि ऊपर वाली जितनी भी थ्योरीज थी मेरे भाई, वो डिपेंड करती थी इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर। वो इंडिविजुअल गुड्स कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, कितनी उससे संतुष्टि मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन लीनियर एक्सपेंडिचर जो सिस्टम है वो हमें बताता है ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के बारे में, कि ये कंज्यूमर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ को किस प्रकार से प्रेफर करता है। सो ये दोस्तों हमारी 8 थ्योरीज़ हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इनके कुछ MCQ क्वेश्चंस की ओर। तो फटाफट हम इनको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है उसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा हु इज क्रिएटेड विद सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ कार्डिनल अप्रोच। तो यह जो कंसेप्ट है दोस्तों मार्शल के द्वारा दिया गया था, अभी हमने इसको पढ़ा है। एंड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी कैन बी मेजर। तो यूटिलिटी को दोस्तों हम नंबर के अंदर, एब्सोल्यूट नंबर के अंदर मेजर कर सकते हैं कि हमें यहाँ से 10 यूटिलिटी मिली है, 20 मिली है, 50 मिली है, ऐसे। उसके बाद में द हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यूज्ड बाय मार्शल इज कॉल्ड। इसको क्या बोला गया है? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों यूटिल। क्या बोलते हैं इसे? यूटिल। उसके बाद में गोसन फर्स्ट लॉ इज पॉपुलर नोन एज। गोसन का जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, दोस्तों दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये गोसन का फर्स्ट लॉ है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गोसन का सेकेंड लॉ है। अब हम बात करते हैं गोसन के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई कि फॉर एग्जांपल आप पहली रोटी खाते हो, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो वहाँ से आपको मिलती है 10 यूटिलिटी। उसके बाद आप सेकंड रोटी खाते हो तो वहाँ से आपको मिलती है 9। सो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मीनिंग होता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। तो उसके बाद दोस्तों आप देखोगे थर्ड रोटी पे 7, फोर्थ पे 4, पाँचवीं रोटी जब आप खाते हो तो आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, तो आप 0 करोगे। लेकिन 6th रोटी जैसे ही आप खाते हो तो आपकी उल्टी पड़ जाती है, तो वहाँ से आपको डिसयूटिलिटी मिलती है। तो MU जो है हमारी नेगेटिव हो जाती है। और MU के समेशन से ही हम बनाते हैं दोस्तों। समेशन ऑफ MU ही हमारा क्या होता है? समेशन ऑफ MU ही हमारा दोस्तों टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो यूटिलिटी बनेगी हमारी 10, 19, 26, 30, 30 और 28 किससे बनती है? मार्जिनल यूटिलिटी से बनती है। तो यहाँ पर पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे ही MU हमारी 0 हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और अगर MU हमारी नेगेटिव हो जाएगी तो TU हमारी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जो टोटल यूटिलिटी है हमें टोटल गुड्स, उसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें मिलती है।
तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों आपको जो पेपर में पूछे जाते हैं, और यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जब TU हमारी मैक्सिमम होगी तो MU हमारी 0 हो जाएगी। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है दोस्तों कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी व्हेन, कंज्यूमर अपनी जो संतुष्टि है दोस्तों उसको कब मैक्सिमाइज करता है, कि जब MU ऑफ एवरी कमोडिटी इक्वल होती हो, या फिर MU पर रुपीज सेंट इज इक्वल अक्रॉस ऑल यूनिट, या टोटल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज इक्वल टू, या प्राइस ऑफ ईच गुड इक्वल टू। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई? तो हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फंडा क्या है। तो भाई इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हम मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे मार्शल मानता है कि यह कांस्टेंट रहती है, मनी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है कि मनी के हर एक यूनिट से हमें इक्वल ही यूटिलिटी मिलेगी, वो हर एक गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसके प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाई गुड है तो उसका भी रेशो इक्वल होना चाहिए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बात मज़ेदार जो बात समझ में आएगी कि यहाँ पर मार्शल का बोलता है कि मनी की हर एक यूनिट से, एडिशनल यूनिट से हमें वन यूनिट यूटिलिटी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 यूनिट मिलती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? MUM कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 किसके बराबर आएगा? MUX और प्राइस ऑफ एक्स के। तो प्राइस ऑफ एक्स को अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई कि प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? MUX के बराबर। कि कोई कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू मार्शल किसी गुड के लिए कितना प्राइस देने के लिए तैयार होगा, जितना उसको वहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, जितना उसको वहाँ से क्या मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि सभी गुड के ऊपर इस प्रकार से कंजप्शन किया जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो सबके बराबर हो बेसिकली। तो इसको अगर हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करें तो मैं इसको बोलता हूँ कि प्राइस ऑफ एक्स मान लेते हैं दोस्तों 10 है, और प्राइस ऑफ वाई हमारा मान लेते हैं मेरे भाई 20 है, और x की जब मैं 5वीं यूनिट कंज्यूम करता हूं तो वहां से मुझे 10 यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसी प्रकार से जब मैं y की 10वीं यूनिट यूज़ करता हूं तो मुझे यहां से MU मिलती है दोस्तों 20। तो अब मैं इसको यहां पर रखता हूं, तो ये मेरी बेसिकली क्या है? MUX है, और ये मेरी MUY है। अब यहाँ पर हम इसको रखते हैं तो दोस्तों क्या आएगा? 10/10 इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और MUM कितना होता है? वो भी 1 ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से हम चीज़ों को एलोकेट करते हैं तो कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर MUX है और यहाँ पर MUY है, और ये बेसिकली दोस्तों है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी। और ये यहाँ पर ये क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ से 0 से चलते हैं x की क्वांटिटी और यहाँ से y की क्वांटिटी मेज़र की जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने y की मान लो पहली यूनिट कंज्यूम की, सेकंड यूनिट कंज्यूम की, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी जो है दोस्तों गिरती जाएगी। ठीक है, तो हमने y की दोस्तों मान लेते हैं इतनी यूनिट कंज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, y की हमने कंज्यूम की है दोस्तों यहाँ पर एज एज्यूम्ड 5 यूनिट। उसके बाद दोस्तों उसी प्रकार से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो भी डिमिनिशिंग होती जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे हम यहाँ पर x की जो है बेसिकली 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं कि यहाँ से जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाती है? सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इसके अंदर। आगे चलते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज इक्वल टू बी कि MU पर रुपीज स्पेंड इज इक्वल टू अक्रॉस ऑल गुड। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, कंज्यूमर सरप्लस एज डिफाइंड बाय मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एक्सेस ऑफ व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ओवर व्हाट ही एक्चुअल पे। मान लो आप किसी गुड के लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार हो, लेकिन मार्केट में वो मिलती है आपको 80 रुपये की, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये कंज्यूमर सरप्लस हो गया है अकॉर्डिंग टू मार्शल भैया। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन mu जो है हमारी बिकम्स नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी मेरे भाई, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थॉट। एंड उसके बाद में अगर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसका सेंट्रल एजम्पशन है, तो अब इसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो कार्डिनल का ही होगा, सिंपल सी बात है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, कौन सी एजम्पशंस नहीं है। तो कार्डिनल यूटिलिटी मेजर करती है, यूटिलिटी को हम जोड़ भी सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर यूटिलिटी को क्या किया था दोस्तों, जोड़ा भी है। ओके, तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में mu जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, ये बात भी सही है। लेकिन कंज्यूमर रैंक बंडल ऑर्डिनली विदाउट एनी न्यूमेरिकल मेजरमेंट, तो ये वाली बात दोस्तों सही नहीं होगी और यही हमें बताना है। बिकॉज ये वाला काम तो किस में होता है, ऑर्डिनल थ्योरी के अंदर होता है, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर होता है जो हिग्स के द्वारा दी गई है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है मेरे भाई कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है दोस्तों 20 और प्राइस ऑफ एक्स कितना है 4 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आ गया 5 और mu y कितना है 15 है और प्राइस ऑफ y कितना है 3 है, तो यहाँ पर किसका रेशियो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर कंज्यूमर जो है अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो फर्दर उसे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर पहुँचने के लिए तो क्या उसे x और x ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, y कम खरीदनी पड़ेगी, या y ज़्यादा या x कम, या कीप द कॉम्बिनेशन अनचेंज्ड दोस्तों, तो उसे अपना जो कॉम्बिनेशन है वो अनचेंज रखना होगा। ठीक है, इसी पोर्शन में उसे कंजप्शन करना होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम पे बना रहेगा। दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद हमारा एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, दैट इज डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो यह बेसिकली डिफरेंस बताता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो ये बेसिकली कंसेप्ट क्या था, अगर हम इसे समझने का प्रयास करें मेरे भाई, तो यहाँ पर वाटर डायमंड जो पैराडॉक्स है ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है कि एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने बोला था कि किसी भी गुड का जो प्राइस है वो उसकी टोटल यूटिलिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब वाटर से हम एग्रीगेट रूप में देखें तो वाटर से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, बिकॉज बिना वाटर के तो कोई जीवन ही संभव नहीं है इस धरती के ऊपर, एज कम्पेयर टू डायमंड से हमें कम मिलती है। लेकिन वाटर का जो प्राइस है बहुत कम है और डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है भाई, तो ये क्या आ गया, वाटर डायमंड पैराडॉक्स आ गया, अपवाद आ गया। क्या आ गया, पैराडॉक्स आ गया। तो इस अपवाद को सोल्व करने का जो काम है वो जीवोन्स ने किया था। किसने किया था, जीवोन्स ने किया था। ये जीवोन्स एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी गुड के जो प्राइस हैं वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से डिसाइड होता है, मार्जिनल यूटिलिटी से, कि अगर हमें किसी गुड के कंजप्शन से मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जल्दी शांत हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 गिलास पानी पिया, पानी पीने से मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बहुत कम है, तो उसका प्राइस भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। दूसरी तरफ डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1 यूनिट कंज्यूम करने से हमें थोड़ी ना प्यास बुझती है उसकी, हमें तो 2 3 भंडारा भर दो भाई। तो इसीलिए डायमंड का प्राइस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइस ऑफ वाटर। तो ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था मार्जिनल यूटिलिटी का। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की जो हमारी पहली थ्योरी है उसकी मेन अजम्पशंस क्या क्या हैं। तो पहली हमने पढ़ी, मार्शल के द्वारा दिया गया था, इसे नंबर में हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी का जो वर्ड है वो सबसे पहले वोरलेस के द्वारा दिया गया था। वोरलेस का ये जो वर्ड है उसका यूज़ फिर मार्शल ने अपनी थ्योरी में किया था, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल थ्योरी। एंड यहाँ पर जो पर्सन होता है वो रैशनल होता है। रैशनल का मीनिंग होता है कि जो हिंदी में से बोलते हैं विवेकशील, समझदार व्यक्ति, जो हमेशा इस प्रकार से अपनी इनकम को स्पेंड करता है कि वह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए।
और उसके पास जो इनकम होती है दोस्तों वो फाइनाइट होती है, और मनी से हमें कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। और गोसन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर लागू होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स। और इसी के आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोस्तों हम बनाते हैं, ये क्वांटिटी है और यहाँ पर MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। तो मनी से तो हमें कांस्टेंट मिलती है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम फर्स्ट गुड, सेकंड गुड, थर्ड गुड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कंज्यूम करते जाते हैं तो गुड से हमें कम मिलेगी। तो हम R पॉइंट पे जाकर दोस्तों क्या हो जाते हैं, हमारी मनी और गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि MU x किसके बराबर होता है, प्राइस ऑफ x के बराबर होता है, बिकॉज MU m से तो हमें कितना मिलता है, 1 यूनिट मिलती है। तो यहाँ से हम दोस्तों हमारा डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस ऑफ x बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं R पॉइंट के ऊपर, तो एक सिंगल पॉइंट से हम हमारा डिमांड कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ x हो जाएगा, ये प्राइस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी गुड के लिए कितना पे करेंगे, जितना हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं। ओके, उसके बाद मेरे भाई अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। एंड उससे पहले 2-3 बातें और हैं, वो भी देख लो, भूल गया था इसे बताना मैं, कि हम यूटिलिटी को जोड़ सकते हैं। एडिटिव होती है यूटिलिटी, कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी आवर सेटिस्फिकेशंस गिवन इनकम लेवल एंड गुड्स के प्राइस के ऊपर इसे मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है। और जो मेथड से हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, हिंदी में इसे बोलते हैं आत्मचिंतन, कि हम आत्मचिंतन के माध्यम से विवेकशील व्यक्ति अपनी यूटिलिटी को मेज़र कर सकता है नंबर के अंदर। बेसिकली रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और उसके बाद 8वीं एजम्पशन है दोस्तों कि जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी गुड की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले चॉकलेट खाता हूँ तो चॉकलेट खाने के बाद फिर मैं चाय पीता हूँ, तो ये थ्योरी बोलती है कि चाय पीने की जो यूटिलिटी है वो चॉकलेट खाने से इंडिपेंडेंट है, उसका चॉकलेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आपने पहले चाय पी ली उसके बाद आप ठंडा पीने का आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो मार्शल ने यहाँ पर लागू की है अपनी एजम्पशंस के अंदर, वो रियल लाइफ के अंदर हैपन नहीं होती है। लेकिन एक थ्योरी को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए इन्होंने इन सारी एजम्पशंस को लिया है। ओके, सो अल्फ्रेड मार्शल जो कि 1842 से 1924 तक इनका कार्यकाल रहा है जीवन का, और ये एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, बिकॉज ये मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को लेके आए हैं अपनी थ्योरीज़ के अंदर। एंड जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो टोटल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड थे, जैसे मैंने एडम स्मिथ का एग्जांपल दिया। एंड इन्हें दोस्तों फादर ऑफ साइंटिफिक इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्होंने, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो काफ़ी बार पेपर्स में पूछी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखी है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल भैया ने लिखी है। इनका आप फोटो देख सकते हो, 1890 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके बाद 1923 में मरते मरते भी इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और जो यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि ये बेसिकली अगला हमारा कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से, जिसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सपोज गुड वन एज टेकन एज हॉरिजेंटल एक्सिस, कि एक दो गुड हम लेते हैं, कि फर्स्ट गुड हम मान लेते हैं दोस्तों एक्स गुड है या पहली गुड है हॉरिजेंटल के ऊपर, और वाई हम लेते हैं दूसरे वाई एक्सिस के ऊपर, और एक हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये बोलते हैं दोस्तों कि अगर पहली गुड का प्राइस डबल हो जाता है, सेकंड गुड का प्राइस ट्रिपल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जो बजट लाइन है वो क्या होगी, वो स्टीपर होगी, वर्टिकल होगी, फ्लैटर होगी या अनचेंज होगी। तो हमें पता है कि जो हमारा बजट लाइन का स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई होता है। स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि दोनों गुड का जो प्राइस है 10 और 10 है। उसके बाद प्राइस ऑफ एक्स, पहली गुड का प्राइस डबल हो जाता है दैट इज कॉल्ड 20, और जो सेकंड गुड है वाई गुड है उसका प्राइस ट्रिपल हो जाता है दैट इज कॉल्ड 30। तो इसका रेशो दोस्तों, पहले जो रेशो था ये 1 था, अब ये रेशो हो जाता है 0.66। 0.66 रेशियो होने का क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अब जो है हमारा जो डिमांड कर्व है दोस्तों वो फ्लैटर हो गया है। वो क्या हो गया है,
हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया है दोस्तों, सॉरी हमारी जो बजट लाइन है वो क्या हो गई है, फ्लैटर हो गई है पहले के कंपैरिजन के अंदर। अब ये फ्लैटर और स्टीपर क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों, ना केवल कंज्यूमर थ्योरी के लिए, कंप्लीट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसको आज हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखिए, सारी चीज़ें कवर करूँगा मेरे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मेरा जो मकसद है वो ये समझाना होता है कि किसी ग्राफ के अंदर लाइन का क्या मीनिंग होता है, उसका स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम हमारे बजट के ऊपर आएंगे ताकि चीज़ें जो है सिंप्लीफाइड हो पाए। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए ग्राफ। सबसे पहले हम एक सिंपल एक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड y इक्वल टू a माइनस बी एक्स। और यहाँ पर मैंने a की वैल्यू रखी है 10, b की वैल्यू रखी है दोस्तों 2। और यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 10 मिलेगी। और अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा, यहाँ पर 5 रखूँगा, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है 5, 0 और 0, 10। और यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड -2। अब आप बोलोगे मेरे भाई कि ये स्लोप होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारी जो हम इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर आप दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 10 माइनस 2, y इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर x के अंदर मैं एक चेंज करता हूँ तो y के अंदर कितना चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड अवर स्लोप। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, स्लोप होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। कितना, -2, बिकॉज यहाँ पर जो निशान है वो माइनस का लगा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको माइनस कर दूँ। अब बात आती है फिर भी ये स्लोप होता क्या है, तो स्लोप होता है मेरे भाई बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इकोनॉमिक्स में या ग्राफ में ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो भी वेरिएबल होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लेफ्ट, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इसके अंदर जब एक यूनिट हम चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट y के ऊपर कितना पड़ेगा, दैट इज स्लोप। ये रेट ऑफ चेंज बताता है, एक लाइन का ढलान बताता है। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम देखते हैं कि किसी इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर जो भी वेरिएबल होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर के जो मल्टीप्लाई में होते हैं वही हमारे लाइन का स्लोप होता है। इसे हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसे हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जब आप स्टैटिस्टिक्स के हमारे एपिसोड को देखोगे वहाँ पर आप इस चीज़ को ज़्यादा फील कर पाओगे। और बाकी जो बच जाता है दोस्तों वो हमारा इंटरसेप्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड अवर इंटरसेप्ट। लेकिन अभी भी जो एक मेन बात है जो हमें आपको सिखानी है वो क्या है, वो है दोस्तों हमारा कि स्लोप का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो क्या है कि स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पर लिया, जब हमारा स्लोप था दोस्तों 2, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 2 थी। 2 जब हमारी वैल्यू थी तो ये हमारा स्लोप था। अगर मैं यहाँ पर स्लोप को चेंज कर देता हूँ, स्लोप को चेंज करने का मीनिंग है यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ, तो हमारी जो लाइन होगी दोस्तों वो फ्लैट हो जाएगी। हमारी लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमारा स्लोप क्या था, जब हमारा स्लोप 2 था तो हमारी लाइन क्या थी, स्टीपर थी। क्या थी, स्टीपर थी। और जैसे ही हमारा स्लोप छोटा हो जाता है, स्लोप छोटा होने का क्या मीनिंग हुआ, स्लोप छोटा होने का मीनिंग हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो हमारा b था वो हमारा y इक्वल टू 10 माइनस 1x बन जाता है। क्या बन जाता है, 1x बन जाता है। तो अब यहाँ पर मैं वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर मैं x और y है, x को मैं 0 रखूँगा तो y 10 आएगा, और x को मैं 10 रखूँगा तो y 0 आएगा। तो यहाँ पर वही हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, आप देखोगे 0 एंड 10 एंड 10 एंड 0। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और ये 1 क्या बता रहा है,
सिंपल सा बता रहा है कि भाई कि अगर मैं x को 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मैं y का कितना यूनिट छोड़ूंगा, 1 यूनिट छोड़ूंगा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थॉट। और यहाँ पर इस लाइन पर मुझे कितना छोड़ना पड़ेगा, 2 छोड़ना पड़ेगा। तो स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज होगा ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर पेपर में जो बातें पूछी जाती हैं कि जब हमारा स्लोप दोस्तों छोटा हो जाता है, स्लोप हमारा 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी। हमारी लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर हमारा अब हमारा जो बजट लाइन का स्लोप पहले 1 था, 1 से कितना हो गया, 0.66 हो गया है, छोटा हो गया है। तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, बजट लाइन हमारी फ्लैटर हो जाएगी। इसको हम यहाँ से ऐसे ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा प्राइस ऑफ एक्स क्या था मेरे भाई, प्राइस ऑफ एक्स 10 था, तो मैं इसकी 10 यूनिट ले रहा था, 10 और 0 एक्स की। अब प्राइस ऑफ 20 हो गया, इसका मीनिंग गुड महंगी हो गई है, तो अब यहाँ पर स्टीपर हो गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों वाई गुड भी महंगी हो गई है, वाई गुड ट्रिपल महंगी हो गई है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, पहले हम इसकी 10 ले रहे थे, अब कितनी ले पाएंगे, यहाँ पर 20, पहले 10 ले रहा था, अब मैं इसकी केवल 5 ले सकता हूँ। और अब इसकी मैं कितनी ले पाऊँगा दोस्तों, अब मैं इसकी केवल 2.5 ले पाऊँगा। तो आप देखोगे पहले वाले के कंपेयर के अंदर यहाँ पर स्लोप क्या था हमारा, यहाँ पर स्लोप था दोस्तों 1, और यहाँ पर स्लोप हो जाता है 0.66, बिकॉज ये गुड 30 रुपये की आती है और ये गुड अब 20 रुपये की आती है। सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लोप। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और एक इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पर होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अब देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या रख किया कि यहाँ पर अब b की वैल्यू को मैंने 2 से कर दिया है 4 करने पर हमारी लाइन क्या हो जाएगी, और भी स्टीपर हो जाएगी। ठीक है, आप डाटा यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। और लेकिन अगर मैं दोस्तों मेरा लाइन का जो इंटरसेप्ट है उसे ही चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज करता हूँ मेरे भाई, मैं लाइन का इंटरसेप्ट चेंज कर देता हूँ। तो लाइन का जब इंटरसेप्ट चेंज करते हैं तो उसके अंदर शिफ्टिंग आती है। जब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने 10 से 20 कर दिया तो लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, और अगर मैं 10 से इसको 5 करता तो लाइन नीचे की तरफ आ जाती। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खुद भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, बिकॉज बजट को भी हमें समझने का प्रयास करना होगा। तो दोस्तों अभी हम बजट के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे कि बजट बेसिकली कैसे क्या कुछ काम करता है। बजट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर के अंदर। तो जो हमारा बजट होता है दोस्तों, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल इनकम बोल सकते हैं, या टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो सकता है कि हम एक्स और वाई गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों गुड का प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, एक्स गुड का उसके प्राइस और क्वांटिटी के साथ, वाई गुड को उसकी प्राइस और क्वांटिटी के साथ, तो हम हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने पहले यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई थी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है राइट हैंड साइड के अंदर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, सेम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो वाई है, वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं वाई को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले आता हूँ। तो यहाँ पर लेके आता हूँ दोस्तों, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और पी वाई फिर यहाँ पर नीचे चला जाएगा, और माइनस का निशान इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो फाइनल हमें वैसी ही इक्वेशन मिल जाती है कि क्वांटिटी ऑफ वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद ये मेरा इंटरसेप्ट, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा स्लोप होता है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है दोस्तों प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। हम एक एग्जांपल से इसके समझ सकते हैं कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, एक्स गुड का प्राइस 10 और वाई गुड का प्राइस 5 रुपये है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन जो बनाएंगे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल टू 20 माइनस 2 क्वांटिटी ऑफ एक्स आ जाएगा। और हमारा बजट लाइन का जो इक्वेशन के अंदर स्लोप होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। 2 स्लोप होने का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग सिंपल है मेरे भाई, मीनिंग काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक्स गुड का प्राइस 10 रुपये है, एक्स गुड का प्राइस 10 रुपये है और वाई गुड का प्राइस 5 रुपये है। तो अगर मैं एक्स गुड एक ज़्यादा लेता हूँ तो मुझे वाई कितनी छोड़नी पड़ेगी, 2 छोड़नी पड़ेगी भाई, ये 5-5 रुपये की आती है। अगर स्लोप 1 होता है इसका मीनिंग दोनों ही गुड का प्राइस 10 रुपये है, एक्स को 1 बढ़ाता हूँ तो वाई 1 छोड़ना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा बजट लाइन का स्लोप ऐसे आ जाता कि अब हम दोनों के ही 20-20 ले सकते हैं, तो ये स्लोप 1 बन जाता है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन
आपको एक और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से सीख के जानी है कि जब हमारा स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप दोस्तों वर्टिकल हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल होने का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो ये एक्स गुड है और ये वाई गुड है, तो अब यहाँ पर मैं एक्स गुड के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ, एक्स गुड मान लो स्टार्टिंग में मैंने 1 ली और वाई गुड भी मैंने कितनी ली है, 1 ही ली है। तो अब मैं एक्स गुड को चेंज नहीं कर रहा हूँ और वाई को ही चेंज कर रहा हूँ। किसको चेंज कर रहा हूँ मेरे भाई, वाई को ही चेंज कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे ये जो हम इक्वेशन बनाते हैं कि y इक्वल टू a माइनस बी एक्स, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है दोस्तों क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है कि हम y के अंदर कितना चेंज कर रहे हैं, कितना भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारी लाइन वर्टिकल हो जाती है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी लाइन हॉरिजेंटल होती है तो उसका स्लोप 0 हो जाता है। कैसे कि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट के अंदर कितना भी चेंज कर लें, x के अंदर कितना भी चेंज कर ले, y के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वर्टिकल लाइन का जो हमारा स्लोप होता है दोस्तों इनफाइनाइट होता है, हॉरिजेंटल लाइन का हमारा स्लोप 0 होता है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ढलान होती है। ढलान को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं इसे कि ये बोर्ड है। अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं दोस्तों मान लो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से नीचे छोड़ूंगा तो कितना तेज़ी से आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर ये हॉरिजेंटल है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, 0, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लाइन जितनी स्टीपर होगी उसका रेट ऑफ चेंज उतना ज़्यादा होगा, और लाइन जितनी फ्लैटर होगी उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्लोप। आई होप आपको स्लोप का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगली जो हमारी क्लास होने वाली है, अगला हमारा जो एपिसोड है वो इलास्टिसिटी के ऊपर है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इलास्टिसिटी और स्लोप एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, एक दूसरे के कैसे उल्टे होते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हमारा स्लोप 0 है तो इलास्टिसिटी, स्लोप अगर हमारा वर्टिकल लाइन के ऊपर इनफाइनाइट है तो इलास्टिसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी। तो इसको हम अगले एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उसको भी समझ लेते हैं भाई, बिकॉज इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस ऑफ एक्स है अगर बढ़ जाता है और मैं प्राइस ऑफ वाई और टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पर बताया 10 था, 10 से 20 हो गया, तो इक्वल वैल्यू क्या आएगी, पहले 2 आ रहा था अब ये 4 आ गया। तो इससे मेरी जो लाइन है, बजट लाइन का स्लोप है दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीपर। और अगर प्राइस ऑफ वाई को मैं बढ़ा देता हूँ और इनको कांस्टेंट रखता हूँ, तो पहले 10/5 था अब 10/10 कर देता हूँ, तो ये पहले 2 था अब ये 1 हो गया। तो लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्लैटर हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैटर। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि मैंने प्राइस ऑफ वाई को बढ़ा दिया है, तो अब ये लाइन पहले ये जो 2 था, अब दोस्तों इसको मैं कर दूंगा ऐसे, ये प्राइस बढ़ गया तो मैं पहले इसकी इतनी ले रहा था तो अब इसकी मैं कम ले पाऊंगा। तो ये लाइन क्या हो गई है, ये लाइन अब दोस्तों फ्लैटर हो गई है। लाइन क्या हो गई है, फ्लैटर। तो लाइन केवल ऐसे ही फ्लैटर नहीं होती, ये भी फ्लैटर है और ये भी फ्लैटर है, और ये वाली जो बीच वाली लाइन है वो स्टीपर है। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। उसके बाद जैसे ही मैं अगर प्राइस ऑफ वाई को कम करता हूँ तो लाइन स्टीपर हो जाएगी। इस प्रकार से आप करके देख सकते हो, ग्राफ के अंदर भी करके देख सकते हो कि अगर मैं प्राइस ऑफ वाई को कम करूँगा तो ये मेरी जो लाइन है, ये लाइन जो है दोस्तों वो ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ देखते हैं कि अगर यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर लाइन, ये स्टार्टिंग की मेरी लाइन है, तो अगर एक्स का प्राइस बढ़ता है तो ये स्टीपर हो गया, एक्स का प्राइस कम होता है तो ये फ्लैटर हो गया। एक बात तो ये। दूसरी तरफ अगर ये y का है प्राइस हम लेते हैं, यहाँ पर ये स्टार्टिंग की लाइन थी, अगर y का प्राइस बढ़ता है दोस्तों तो हमारी लाइन ये ऐसे, ये फ्लैटर हो गया। और अगर y का प्राइस कम होता है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ y है तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये अब ये क्या हो गया है दोस्तों, ये वाला हो गया है स्टीपर, ये क्या हो गया दोस्तों, स्टीपर। और ये नीचे वाला क्या हो गया है, फ्लैटर। तो ये थोड़े से अपोजिट से कंसेप्ट हैं, थोड़े से अपोजिट से चीज़ें दिखने वाली हैं। ये हमारा फ्लैटर है, ये हमारा स्टीपर है, और ये नीचे वाला फ्लैटर और ऊपर वाला स्टीपर। तो ये बातें आपको समझनी होंगी इसके अंदर, ओके। और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर को कम ज़्यादा करता हूँ
तो स्लोप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप हमारा वैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपको समझना होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है मेरे भाई कि अगर व्हेन ये कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे होता है, तो हमें पता है कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो हमारा बजट लाइन का स्लोप जो कि क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, वो आईसी के स्लोप के बराबर हो जाता है, आईसी के स्लोप के बराबर हो जाता है। आर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं, इसको हम बोलते हैं एम आर एस एक्स वाई। तो जैसे इसका स्लोप पी वाई पी एक्स और पी वाई होता है, इसका स्लोप होता है एम यू एक्स और एम यू वाई। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इसकी वैल्यू है 2.5 और उसके बाद प्राइस ऑफ वाई हमें दे रखा है 60, तो हमें प्राइस ऑफ एक्स बताना है। तो 60 क्या होगा, 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 40। तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों इंडिफरेंस करो की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा हमने बजट लाइन का स्लोप और उसकी इक्वेशन बनाई थी, तो वैसे ही हमें आईसी का स्लोप भी बना सकते हैं। तो आईसी का स्लोप कैसे बनेगा, तो हमें पता है दोस्तों कि आईसी क्या होता है, इंडिफरेंस कराओ, जिसे हम तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो यूटिलिटी का लेवल होता है, टोटल जो यूटिलिटी रहती है दोस्तों वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। कि हमें एक्स और वाई के 2 बंडल हैं, पहला बंडल है जिसमें एक्स की 4 है और वाई की 5, दूसरे में एक्स की 3 है और इसकी एक्स की 5 है और वाई की 2 है। तो यहाँ से इन दोनों ही बंडल से हमें सेम यूटिलिटी मिलती है। इसको हम इसी से हम क्या बनाते हैं, आईसी बनाते हैं, इंडिफरेंस करो बनाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों टोटल यूटिलिटी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो टोटल यूटिलिटी कहाँ से निकलेगी, क्वांटिटी ऑफ एक्स उसकी एम यू एक्स प्लस में क्वांटिटी ऑफ वाई उसकी एम यू वाई से निकलेगी। तो इन दोनों को हम वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है कि मान लेता हूँ कि जो वाई गुड है वो मेरी आइसक्रीम है और एक्स गुड मेरा चॉकलेट है। क्या है, चॉकलेट। तो मैं मेरे जो पैसे हैं दोस्तों, मेरा जो कंजप्शन है, पहले मैं सारी की सारी चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाने के बाद जो पैसा बच जाएगा उससे मैं आइसक्रीम लूँगा। तो जो आइसक्रीम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो चॉकलेट के कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जब इस साइड लेके आता हूँ तो ये मेरा आईसी का स्लोप बन जाता है एम यू एक्स और एम यू वाई, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, इसको हम ऐसे बोलते हैं। जब हमने कार्डिनल थ्योरी की बात की थी वहाँ पर दोस्तों रूल लागू होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का। लेकिन जब हम बात करते हैं आईसी थ्योरी की, जब हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर रूल लागू होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई का। तो ये कॉमन डिफरेंस है जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि आईसी थ्योरी के अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है और कार्डिनल थ्योरी के अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये जो थ्योरी है दोस्तों बेसिकली एलन और हिक्स के द्वारा 1934 के अंदर दी गई थी। रैशनल पर्सन होते हैं, फाइनाइट इनकम होती है, जो कंजप्शन होता है उसके अंदर ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी होती है, प्रेफरेंस वाली मैंने आपको बात बताई ही थी। उसके बाद में यहाँ पर नॉन सेटिएशंस, दैट इज़ कॉल्ड मोर इज़ बेटर। मोर इज़ बेटर का क्या मीनिंग होता है दोस्तों कि ये हमारा आईसी कर्व है दोस्तों, ये मेरा क्या है, आईसी कर्व है। यहाँ पर मैंने एक्स की ली है मान लो 5 यूनिट, इसके लिए 4 यूनिट। उसके बाद अगर मैं एक्स की दोस्तों 1 यूनिट बढ़ाता हूँ और मुझे पता है कि मुझे टोटल जो यूटिलिटी है मुझे सेम रखनी है, आईसी बनाना है तो मुझे चेंज नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वाई को भी वाई को सेम रखता हूँ तो मैं ऊपर वाले आईसी के ऊपर चला जाऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई को कम करना पड़ेगा मेरे भाई, वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये हमें दिखाता है मोर इज़ बेटर। मोर इज़ बेटर, मोर इज़ बेटर का मीनिंग होता है कि जो कंज्यूमर होता है हमेशा ज़्यादा को पसंद करता है, ज़्यादा चीज़ें उसे ज़्यादा संतुष्टि देती हैं। इसे हम बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी, मोर इज़ बेटर, इसको हम बोलते हैं नॉन सैटिएशन पॉइंट। ओके, इसी के कारण हमारा जो आईसी का जो स्लोप होता है दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है कि आईसी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज हमें यहाँ पर इसको क्या रखना है, टोटल यूटिलिटी को सेम रखना है, जिसके कारण हमारा जो आईसी है
हमें क्या करना पड़ेगा, y की यूनिट को कम करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 2 करना पड़ेगा, तब हमारी टोटल यूटिलिटी सेम रह पाएगी, ठीक है, बिकॉज 5 से 6 बनाने पर टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दिस इज द मेन रीज़न किसके कारण आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोर इज बेटर के कारण, मोनोटोनोसिटी के कारण, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके कारण दोस्तों हमारा जो आईसी कर्व है वो क्या बन जाता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बन जाता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बन जाता है। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, इसका मीनिंग होता है दोस्तों कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स और वाई, जो कि होता है एम यू एक्स और एम यू वाई। तो मैंने आपको रोटी वाले एग्जाम्पल में बताया था कि पहली रोटी खाने से 10 मिली, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 0, फिर -2। तो इस प्रकार से जब मैं x की एक यूनिट बढ़ाता हूँ तो मुझे y की यूनिट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कितनी छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात देखो, स्लोप क्या होता है, एम होता है एम यू एक्स और एम यू वाई। तो यहाँ पर मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं x की यूनिट को बढ़ाता हूँ तो इससे क्या होगा, हर बार मेरा जो एम यू एक्स है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, कि पहली रोटी से 10, फिर 8, फिर इस प्रकार से। तो जैसे जैसे मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, बढ़ाऊँगा, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। और जैसे जैसे y को मैं कम करूँगा, दोस्तों कम करूँगा, तो इसकी एम यू वाई क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब ऊपर वाली वैल्यू कम होती है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पर जो एमआरएस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, घटना, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कम होने का मीनिंग क्या होगा कि हर बार मैं x की एक यूनिट जब मैं बढ़ाऊंगा तो y की मैं हर बार कम यूनिट छोड़ता जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, बिकॉज एम यू एक्स कम होती जा रही है और एम यू वाई बढ़ती जा रही है, ओके। और टोटल यूटिलिटी को हमें सेम रखना है। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट कि आईसी, और इसके कारण हमारा जो आईसी है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो पीपीसी कर्व हम बनाते हैं वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है, बिकॉज वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब लगता है, जिसका स्लोप एम यू एक्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है, जिसके कारण वो कनकेव बनता है। तो जब कॉस्ट कम होती जाती, जब यूटिलिटी कम होती जाती है तो ये कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। सिंपल भाषा में बताऊं, कोई कर्व ओरिजिन से कन्वेक्स बनेगा, कनकेव बनेगा, वो उसके स्लोप से डिपेंड करता है। अगर उसका स्लोप बढ़ रहा है तो कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा। अगर उसका स्लोप कम हो रहा है तो कैसा बनेगा, उसका स्लोप कम हो रहा है तो कैसा बनेगा मेरे भाई, कन्वेक्स बनेगा। कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को बताएगा। दैट इज अ वेरी सिंपल थॉट। एंड आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हर आईसी अलग अलग यूटिलिटी लेवल को दिखाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो आईसी एक दूसरे, आप देखोगे कोई प्री डिटरमाइंड रूल नहीं होता कि आईसी का जो गैप है एक दूसरे का, सभी आईसी का, वो सेम होना चाहिए। सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा जो आईसी है वो क्वासी लीनियर हो। क्वासी लीनियर का मीनिंग होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय क्वासी लीनियर आईसी कर्व। कि अगर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है दोस्तों, ये मेरी बजट लाइन है और ये मेरा है आईसी। अगर मेरा आईसी दोस्तों इस प्रकार का हो कि जो केवल और केवल एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉर्नर सॉल्यूशन दे रहा हो, क्या दे रहा हो मेरा आईसी, कॉर्नर सॉल्यूशन दे रहा हो, कि मैं केवल और केवल वाई गुड को कंज्यूम कर रहा हूँ, एक्स को नहीं कर रहा हूँ। इस सिचुएशन के अंदर मेरा जो एमआरएस होगा वो इक्वल नहीं होगा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की, बजट लाइन के स्लोप के बराबर नहीं होगा। वो क्या होगा, मेरा जो एमआरएस होगा दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर देन होगा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की। बिकॉज जब हम आईसी इस प्रकार से बनाते हैं तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो हमें क्या लगता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई लगता है, तो हमारा स्लोप कम होता जाता है। क्या होता जाता है, स्लोप कम होता जाता है, बिकॉज ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता जाता है। हॉरिजॉन्टल पे स्लोप क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है, और वर्टिकल पर स्लोप बढ़ता जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा एमआरएस होगा दोस्तों वो ग्रेटर देन होगा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से। और यहाँ पर एक और जो स्पेशलिटीज़ आती है कि यहाँ पर जो हम कर्व बनाते हैं
आईसी बनाते हैं दोस्तों वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल जब आईसी बनाते हैं तो वहाँ पर जो गैप है वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है एक दूसरे आईसी के बीच में। इसी प्रकार से अगर हमारा कॉर्नर सॉल्यूशन जो है, हमारा जो कॉर्नर सॉल्यूशन है मेरे भाई, वो हमारा वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इस सिचुएशन के अंदर एम आर एस जो होगा हमारा लेस देन होगा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ द कॉर्नर सॉल्यूशन, कॉर्नर सॉल्यूशन, ठीक है। जब कंज्यूमर एक ही गुड को पसंद करता है, दूसरी गुड को पसंद नहीं करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों अगले हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम कि इन केस ऑफ टू गुड्स, दो गुड है विच द एम आर एस इज जीरो इनफाइनाइट, किसके बीच में जो एम आर एस होता है वो जीरो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट या नॉर्मल गुड या क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो एम आर एस दोस्तों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है हमारा? जीरो भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल लेने का प्रयास करूँ बेसिकली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो मेरा एक एग्जांपल होगा, ठीक है। ये नीचे गिर गया था मेरा ये ईयरबड्स। तो दोस्तों ये ईयरबड्स है, इसके अंदर एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है, ठीक है। तो अगर शॉप वाले भैया आपको बोलते हैं स्टार्टिंग में जाकर कि आपको एक कॉम्बिनेशन देते हैं एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन आपको देते हैं एक लेफ्ट का और एक राइट का, दे दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, पहला एक मेरे पास राइट ईयरबड्स है, एक मेरे पास लेफ्ट ईयरबड्स है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक लेफ्ट वाला ईयरबड्स और बढ़ा देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, राइट वाला 1 ही रखता हूँ। क्या इससे मेरी जो यूटिलिटी का लेवल होगा दोस्तों कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यूज़ तो मुझे दोनों को एक साथ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ तो इन दोनों ही बंडल से मुझे एक्स बंडल और वाई बंडल से मुझे क्या मिलेगा? सेम यूटिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? सेम यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, लेफ्ट को बढ़ाता हूँ और राइट को केवल सिंगल रखता हूँ। तो इससे दोस्तों मेरी यूटिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो यूटिलिटी का लेवल है वो सेम बना रहेगा। और आईसी का यही कंसेप्ट होता है कि मैं टीयू को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब मैं इंडिपेंडेंट को चेंज कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट के अंदर क्या तो हो रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर एम आर एस जीरो हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों जब मैं लेफ्ट को 1 रखता हूँ और राइट को बढ़ाता जाता हूँ, कितना ही बढ़ाऊँ, टोटल यूटिलिटी तो सेम रहनी है जैसे यहाँ पर वाला कंसेप्ट था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट को 1 रखने पर डिपेंडेंट के अंदर चेंज क्या हो रहा है? इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर हम लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पर मिलेगी? बजट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पर ये मेरी बजट लाइन है, आर पॉइंट के ऊपर ये आईसी को टच करती है, जहाँ पर कंज्यूमर दोनों ही जो ईयरबड्स है वो लेफ्ट और राइट एक एक लेके आएगा और बाकी नहीं लेगा, ठीक है, गिवन बजट के ऊपर। तो यहाँ पर आर पॉइंट पे मिलेगी, एल और टी पॉइंट पे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एम आर एस जीरो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल लाइन के ऊपर एम आर एस इनफाइनाइट होगा। और एम आर एस है क्या बेसिकली? ये बेसिकली हमारा स्लोप ही है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर एक काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स और वाई का जो इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा उस मिनिमम नंबर से ही कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड है, एक लेफ्ट का 1 है और राइट के 2 ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको कौन सा लेना पसंद करोगे? तो मिनिमम ऑफ एक्स और वाई दोनों में से किसी एक का, तो मैं क्या लूँगा? 1 और 1 लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये होगा। आप 1 और 2 वाला पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ से मिनिमम ऑफ एक्स और वाई परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर
मैक्सिमम यूटिलिटी को डिफाइन करता है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो हम लेफ़्ट को राइट की जगह, राइट को लेफ़्ट की जगह यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जूते होते हैं हमारे। तो यहाँ पर केवल और केवल इनकम इफेक्ट होता है यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल इनकम इफेक्ट होता है। क्या होता है? इनकम इफेक्ट होता है जब हम डिमांड करो को ड्रॉ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर दोस्तों जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और यहाँ पर सिंगल आर पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाता है। तो ये बातें जो हैं आपको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब तक हमने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, कॉर्नर सॉल्यूशन पढ़ा, आईसी की शेप पढ़ी, क्या आईसी की शेप होती है, कैसे इसको बनाया जाता है। हमने बजट लाइन को देखा, बजट लाइन के अंदर स्लोप को देखा, इंटरसेप्ट को देखा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिफरेंस करो, कि आईसी के केस के अंदर कौन सी बात सही नहीं है। ये यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर लिख रखा है यूजुअली कन्वेक्स होता है। सही बात है भाई, नॉर्मल गुड के केस के अंदर ये कन्वेक्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये होता है नहीं होता थोड़ा देखेंगे हम। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस के अंदर ये राइट एंगल होता है। कैसा होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, एल शेप होता है। एल शेप भी इसको बोल सकते हैं, राइट एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये बात भी सही है। इंडिफरेंस कराओ फॉर नॉर्मल गुड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये वाली बात सही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? स्ट्रेट लाइन कौन सा होता है? जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे कि रेड और ब्लू पेंसिल, रेड और ब्लू पेंसिल चलने में तो ब्लैक होगी, लेकिन एक दूसरे की क्या होती है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूट गुड का आईसी होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, क्या होता है मेरे भाई? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वहाँ पर जो आईसी हम बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पर रेड पेंसिल है और ब्लू पेंसिल है, तो सेम यूटिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर इसका जो एमआरएस होगा दोस्तों कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम जो चेंज सब्स्टिट्यूट करते हैं वो एक ही रेट पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लीनियर बन जाएगा। जैसे बजट लाइन का स्लोप भी क्या होता है? लीनियर होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। कि लीनियर लाइन का स्लोप तो एक ही रहेगा, ढलान एक ही रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज यहाँ पर जो एमयू होता है दोस्तों डज नॉट चेंज। जैसे प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई अगर चेंज नहीं होते तो स्लोप सेम रहता है। इसी प्रकार से अब अगर एमयू चेंज नहीं होता तो स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरी बजट लाइन के अंदर या इस आईसी के अंदर हम कहाँ पर कंजप्शन करेंगे, वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारी बजट के ऊपर। कि हम बजट के अंदर जो इनकम होती है, हमारा कंजप्शन होता है कि अगर हमारा प्राइस ऑफ एक्स कम है बट ज़्यादा है, प्राइस ऑफ एक्स क्या है, या फिर रेड पेंसिल जो है दोस्तों महंगी है ब्लू पेंसिल से, चलने में दोनों ही कैसी हैं, क्वालिटी दोनों की सेम है मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हम ज़्यादा क्या लेंगे? ब्लू पेंसिल लेंगे। तो 0 रेड पेंसिल और सारी की सारी ब्लू पेंसिल लेंगे। एम हमारा बजट है और प्राइस ऑफ वाई उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम जो रेड पेंसिल है वो बेसिकली 10 रुपये की आती है और ब्लू पेंसिल आती है हमारी दोस्तों 5 रुपये की, और हमारे पास बजट है 100 रुपये का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेड पेंसिल कितनी लेंगे? रेड पेंसिल हम लेंगे 0 और ब्लू पेंसिल हम कितनी लेके आएंगे? 20। अगर हम इस बात को इन्वर्स कर देते हैं कि रेड पेंसिल 5 रुपये की और ब्लू पेंसिल 10 रुपये की, तो हम सारी की सारी रेड पेंसिल ले आएंगे। हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर होंगे। और अगर दोनों गुड्स का प्राइस सेम है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो हम इस बजट लाइन के ऊपर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। यहाँ पर बजट लाइन और जो आईसी होते हैं दोनों ही एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो टोटल इफेक्ट जो होता है प्राइस चेंज का, जैसे हम प्राइस चेंज को हम समझने का प्रयास करेंगे, डिमांड करो को ड्राइव करेंगे, तो टोटल इफेक्ट जो होता है प्राइस चेंज का दोस्तों, प्राइस इफेक्ट का, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ये बात सही है। और कॉर्नर सोल्यूशन के अंदर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों कि जो नॉर्मल गुड के अंदर दोनों ही इफेक्ट होते हैं, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये बात भी सही है। लेकिन इन्फीरियर गुड
का इनकम इफेक्ट ऑलवेज लार्जर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के इन एब्सोल्यूट टर्म, ये वाली बात गलत हो जाएगी। ये वाली बात कैसे गलत होगी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल गुड के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली बात मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दी है, तो इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों हमारे नॉर्मल गुड, गिवन गुड और इन्फीरियर गुड के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जहाँ से पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई, ये स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, ये स्टार्टिंग में ये मेरी बजट लाइन है, जहाँ पर ये मेरा पहला आईसी आर पॉइंट के ऊपर आप देखोगे, आर पॉइंट के ऊपर हम इक्विलिब्रियम पे हैं। उसके बाद मैंने आपको प्राइस कम ज़्यादा करना सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्राइस ऑफ एक्स को कम करता हूँ तो लाइन फ्लैटर हो जाएगी, तो मेरी बजट लाइन यहाँ पर आ जाती है, बजट लाइन यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आर पॉइंट से एस पॉइंट पे आ जाता हूँ, आर से कहाँ पर आ जाता हूँ, एस पॉइंट पे आ जाता हूँ, बिकॉज ये नया आईसी मुझे मिलता है और मैं दोनों ही गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, एक्स और वाई को। लेकिन अगर मैं मान लो मेरा प्राइस ऑफ एक्स क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ, जिससे मेरी रियल इनकम बढ़ गई। ओके, रियल इनकम बढ़ गई, ये बात सही है, और मेरी क्वांटिटी बढ़ा दी, इतनी बात तो सही है। लेकिन अगर मैं इस रियल इनकम को दोस्तों, जो मेरी बढ़ी हुई इनकम, उसको वापस ले लेता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर बजट वाले सेक्शन के अंदर बताया था कि अगर मेरा बजट 100 रुपये है, अगर मैं पहले मैं 100 रुपये में सामान लेके आता था, लेकिन अब सामान 80 रुपये में आ सकता है, तो मैं 20 रुपये वापस ले लेता हूँ। 20 रुपये वापस लूँगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये मेरा बजट है, बजट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ए होता है, तो मेरी बजट लाइन पीछे की तरफ आ जाएगी। तो बजट लाइन दोस्तों, ऑरेंज वाली जो बजट लाइन होगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होती है तो मेरा स्लोप चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता मेरे भाई, स्लोप चेंज नहीं होता। प्राइस गुड्स के सेम रहते हैं ऑरेंज लाइन के ऊपर और ऊपर वाली लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑरेंज वाली जो लाइन है दोस्तों, मेरे पुराने वाले जो आईसी है उसको टच कर रही है। इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं पुराने वाले यूटिलिटी लेवल को भी क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो यूटिलिटी का लेवल है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आर से टी पॉइंट पे आता हूँ। आर से टी पॉइंट पे आने का मीनिंग क्या हुआ कि अब एक्स गुड जो है दोस्तों सस्ती है। इस ऑरेंज लाइन के ऊपर एक्स गुड क्या है, सस्ती है। तो सस्ती है तो मैं एक्स गुड ज़्यादा खरीदूंगा और वाई गुड कम खरीदूंगा। तो मैं आर से कहाँ पर आ जाता हूँ, टी पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो आर से टी पॉइंट पे आना होता है मेरे भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जब रिलेटिवली गुड्स सस्ती हो जाती हैं, तो एक रैशनल पर्सन सस्ती गुड को ज़्यादा खरीदना पसंद करता है और महंगी गुड को खरीदना कम पसंद करता है। तो यहाँ पर आर से टी पॉइंट पे आना होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर मैं पैसे वापस, ये 20 रुपये वापस दे देता हूँ, तो यहाँ से टी से एस पॉइंट पे जाना होता है दोस्तों इनकम इफेक्ट। क्या होता है, इनकम इफेक्ट। और इन दोनों इफेक्ट को जब मैं जोड़ देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, तो मेरा बन जाता है दोस्तों प्राइस इफेक्ट। क्या बन जाता है, प्राइस इफेक्ट। और यहीं से मैं मेरा डिमांड करो ड्रॉ करता हूँ। क्या ड्रॉ करता हूँ, डिमांड करो। कि पहले मान लो प्राइस कितना था, 10 रुपये था, 10 से 5 पे होने पर मेरी डिमांड जो है बढ़ गई है। ए से मैं सी पॉइंट पे आ गया हूँ। सो दिस इज कॉल्ड डिमांड करो। तो ये डिमांड करो किससे बना है, डिमांड करो बना है दोस्तों बजट लाइन और आईसी के जो टचिंग पॉइंट होते हैं आर और एस, इन सब से मेरा जो है क्या बना है, डिमांड करो बना है। तो और इन दोनों ही पॉइंट पर कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर गिवन बजट और इनकम के ऊपर मैक्सिमम यूटिलिटी को गेन कर रहा है, मैक्सिमम यूटिलिटी को गेन कर रहा है। इसलिए बोला जाता है डिमांड करो पर, डिमांड करो का हर एक जो पॉइंट होता है, हर एक जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो गिवन बजट के ऊपर, बजट के अंदर होता है इनकम लेवल और गुड्स के प्राइस के ऊपर एक रैशनल कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। बिकॉज ये सारे पॉइंट किससे बने होते हैं, आईसी के जो स्लोप होता है एमआरएस और बजट लाइन का जो स्लोप होता है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का, उन दोनों के इक्वल, जब दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं उनसे ये पूरी की पूरी बजट लाइन बनती है। ठीक है, इसलिए डिमांड करो का हर एक पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम नॉर्मल गुड का क्या बनाते हैं, डिमांड करो ड्राइव करते हैं। और ये जो मेथड मैंने यूज़ किया है वो दोस्तों हिक्सन मेथड के माध्यम से मैंने यहाँ पर आईसी को एक्सप्लेन किया। बिकॉज जो हिक्स हैं वो दो ही आईसी के माध्यम से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखा देते हैं। वो सेम ही आईसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाते हैं। जो सेलेस्की हैं, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, वो 2 आईसी का यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए।
तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखनी है नॉर्मल गुड के केस के अंदर, कि नॉर्मल गुड के केस के अंदर दोस्तों जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है भाई? देखो, प्राइस इफेक्ट बनता है किससे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था कि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन बन गया। इनकम इफेक्ट क्या था दोस्तों कि प्राइस कम हुआ तो मेरी इनकम बढ़ गई। मेरी क्या हुआ दोस्तों? इनकम बढ़ गई, तो क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी। तो यहाँ पर देखो, इनकम इफेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के कारण मेरा जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्शन बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाता है मेरे भाई? नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है यहाँ पर, और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, जो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव डायरेक्शन बना रहा है। तो ये पेपर में ऐसे बातें पूछी जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहता है, और इन दोनों का जो एंजल कर्व बनता है दोस्तों पॉजिटिवली स्लोप बनता है। एंजल कर्व बनता है इनकम के बीच में। किसके बीच में बनता है? एंजल कर्व बनता है मेरे भाई, ये मेरी इनकम होगी और ये मेरा कंजप्शन होगा। तो जैसे जैसे मैं इनकम बढ़ेगी तो मेरा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरे भाई तो मेरा कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा बन जाता है एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड, फॉर नॉर्मल गुड। और इस नॉर्मल गुड से ही दोस्तों हमारा लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है वो बाहर निकल के आता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड कहता है दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में इनकम मूव करती है उसी डायरेक्शन में अगर क्वांटिटी डिमांडेड में मूव करे तो पक्की बात होगी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स होगा, विपरीत होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं से हमारा लॉ ऑफ डिमांड निकल के आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड केवल नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तुओं के लिए होता है, जहाँ पर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों इस थ्योरी के अंदर दो और प्रकार की गुड भी आती है। एक आती है गिवन गुड, एक आती है इन्फीरियर गुड। तो जो गिवन गुड होती हैं दोस्तों, गिवन गुड आज द पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड क्या होती हैं, जिसे हम निम्न कोटि की वस्तुएं बोलते हैं इन्फीरियर गुड को। तो गिवन गुड इन्फीरियर गुड का ही पार्ट होती है। क्या होता है? देखो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, मेरी भी यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हम गिवन गुड, इन्फीरियर गुड, इन कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पेपर में जो अक्सर बातें पूछी जाती हैं कि गिवन जो गुड्स होती हैं वो इन्फीरियर गुड का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारी की सारी अगर इन्फीरियर गुड हैं तो इसी के अंदर एक पार्ट आता है गिवन गुड का, इसी का ये एक हिस्सा होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। इन्फीरियर गुड को बोलते हैं हम निम्न कोटि की वस्तुएं, और ये जो गिवन है बेसिकली इकोनॉमिक्स हैं चाइना के, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था गिवन का कि जब हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है तो हम कंज्यूमर जो है जो थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो इन्फीरियर टाइप की गुड्स होती हैं उनके प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। उनकी प्राइस बढ़ने पर दोस्तों उनकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, और गिवन गुड का जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट बात है, जिसका रीज़न वो बताते हैं कि गिवन गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, जिसके कारण हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप बनता है। दूसरी तरफ इन्फीरियर गुड का नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्मॉलर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जिसके कारण इसका डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप बनता है। इन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे ग्राफ की ओर। स्टार्टिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, ये बी और सी जो है मेरा बजट लाइन है, और जहाँ पर ये पहला आईसी मेरा आर पॉइंट के ऊपर जो है इसे टच करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो गिवन गुड है एक्स गुड, उसके प्राइस दोस्तों कम हो जाते हैं, जिससे कि बजट लाइन बी ई हो जाती है, बिकॉज कम होने से वो फ्लैट हो जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि जो गिवन गुड होती हैं, जहाँ पर अगर मेरी इनकम कम होती है तो मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ती है तो यहाँ पर दोस्तों
रियल इनकम बढ़ने पर कि मेरी प्राइस बेसिकली प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई, तो यहाँ पर गिवन गुड के केस के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड जो है दोस्तों कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि गिवन गुड का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर जो इनकम है, इनकम और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो चुका है दोस्तों, नेगेटिव हो चुका है। और इस नेगेटिव इनकम इफेक्ट के कारण यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो आप एक चीज़ देखोगे मेरे भाई कि जब मैं यहाँ से आर पॉइंट से दोस्तों मैं यहाँ पर जाने के बजाय कहाँ जाऊँगा, एस पॉइंट पे चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, एस पॉइंट पे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरी जो इनकम है, मेरी जो बेसिकली मेरा प्राइस कम हुआ तो वाई का मेरी रियल इनकम बढ़ गई। तो अगर मैं रियल इनकम को वापस ले लेता हूँ तो ये मेरी जो लाइन है दोस्तों वो शिफ्ट हो जाएगी और शिफ्ट होकर ए डी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ए डी। और जब लाइन शिफ्ट होती है तो प्राइस चेंज नहीं होते, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। ये केवल इंटरसेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रैशनल पर्सन क्या करता है, वो आर पॉइंट से टी पॉइंट पे आ जाता है और ये आर से टी पॉइंट पर हमें दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन जब हम उसको इनकम उसकी वापस दे देते हैं, रियल इनकम क्या देते हैं, वापस दे देते हैं, तो एक रैशनल पर्सन का जो इनकम इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। और हम टी पॉइंट से एस पॉइंट पे आते हैं। देखो, तो यहाँ से टी से एस पॉइंट जब हम जाते हैं तो गिवन गुड को हम 8 की बजाय कितना लेते हैं दोस्तों, 3 लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है वो मेरा ग्रेटर देन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन बनाता है और ये नेगेटिव डायरेक्शन बनाता है, जिसके कारण ओवरऑल जो इफेक्ट हमें दिखता है आर से एस तक, वो कैसा दिखता है दोस्तों, कैसा दिखता है, पॉजिटिव हमारा डिमांड करो बन जाता है। कैसा बन जाता है, पॉजिटिव डिमांड करो बन जाता है। तो ये बातें हमें देखना है। और ये आर से एस हमारा क्या बनता है, हमारा प्राइस इफेक्ट बनता है। क्या बनता है, प्राइस इफेक्ट बनता है। तो ये गिवन गुड का डिमांड करो बनता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन कैसी बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। और टोटल लास्ट में हमारा प्राइस इफेक्ट कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो इन्फीरियर गुड होता है दोस्तों, उसका इनकम इफेक्ट स्मॉलर होता है। कैसा होता है, स्मॉलर होता है। और जब भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, जब भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, इनकम इफेक्ट कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव, तो वो प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके कारण इसका डिमांड करो नेगेटिव बनेगा, ऊपर वाले का पॉजिटिव बनेगा। और इसका डिमांड करो आप खुद बना के देखोगे, ठीक है। और यहाँ पर इतना हमने समझ लिया, लेकिन पेपर में एक चीज़ और पूछ ली जाती है कभी कभी, या आ जाती है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव इनकम इफेक्ट के जगह वो लिख देते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या लिख देते हैं कि गिवन गुड का पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जिसके कारण इसका डिमांड करो पॉजिटिव बनता है। वो ऐसा क्यों लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसी बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। कैसी बना रहे हैं, पॉजिटिव। इसलिए कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है पेपर के अंदर, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये ओवरऑल जो है बात थी यहाँ की, जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक कंसेप्ट और भी निकलता है कि जैसे नॉर्मल गुड का एंजल कर्व बनता है पॉजिटिव स्लोप, तो इनका एंजल कर्व कैसा बनेगा, इनका एंजल कर्व बनेगा नेगेटिव स्लोप। ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा इनकम है। तो एंजल कर्व इनका कैसा बनेगा दोस्तों, नेगेटिव स्लोप बनेगा, बिकॉज इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन ये कम कर देते हैं। इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम कर लेते हैं मेरे भाई अभी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने। इतनी सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है तो कुछ करते तो हैं भाई। तो कंसेप्ट किसने दिया है, आईसी का, आईसी का कंसेप्ट दिया है जे.आर. हिक्स ने। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आईसी कर्व वाज डेवलप्ड बाय हिक्स एंड एलन ने दिया है। उसके बाद आई थिंक इसका आंसर
मैं इसका आंसर रीचेक करता हूँ। आई थिंक इसका जो आंसर है इंडिफरेंस करो का जो अप्रोच है वो बेसिकली एजवर्थ के द्वारा दी गई है, मुझे ऐसा लगता है। इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है दोस्तों बी। ओके राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल है कि द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस करो जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो एजवर्थ के द्वारा दिया गया था, और जो थ्योरी है वो हिग्स और एलन के द्वारा दी गई है। उसके बाद द इंडिफरेंस करो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड गिविंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं आईसी का स्लोप क्या होता है दोस्तों, इसको तो मैंने बहुत बार बता दिया है, एमआरएस होता है। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ आईसी, तो आप ला के आओगे MU(x) और MU(y), इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और अगर एमआरएस जो है किसको डिफाइन करता है, एमआरएस बेसिकली दोस्तों, क्या एमआरएस रेशियो ऑफ पी वाई और ये होता है, ये नहीं होता। ये होता है क्या मेरे भाई, जी नहीं। एमआरएस तो MU(x) और MU(y) होता है, तो ये भी नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ x कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर 1 यूनिट ऑफ y, ये नहीं होता है भाई। द अमाउंट ऑफ y ये कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप फॉर 1 यूनिट ऑफ x, तो ये ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा सही, ठीक है। तो दिस इज अ राइट ऑप्शन। अगला हम करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस करो। हायर आईसी हायर लेवल को दिखाया है, सही बात है भाई। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, सही बात है। 2 आईसी कैन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, ये वाली बात गलत हो जाएगी और गलत कोई देखना है। ये वाली बात सही है कि यूजुअली कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस के अंदर स्ट्रेट लाइन होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप होता है। और जब दो गुड बैड होती हो, जब दो गुड कैसी होती हैं दोस्तों, बैड होती हो, तब उसका आईसी कनकेव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। जब एक्स गुड भी बैड हो, बैड होने का मीनिंग होता है कि एक्स और वाई दोनों के गुड की कंजप्शन से हमें डिसयूटिलिटी मिलती हो। कैसी क्या मिल रही है, यहाँ से डिसयूटिलिटी मिल रही है। और अगर हमें सेम आईसी पर रहना है तो अगर मैं एक्स को बढ़ाता हूँ तो मैं वाई को कम करना पड़ेगा। दैट इज़ ए सिंपल थिंग। ओके, सो अगर यहाँ पर आगे चलते हैं कि अगर टू इंडिफरेंस करो कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इट वॉयलेट, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिटिविटी का जो लॉ है वो लागू नहीं होता है इन प्रेफरेंस के अंदर। हम बोलते हैं कि x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है और z ग्रेटर देन x है। अगर जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हम बोलते हैं कि हायर आईसी अगर हायर यूटिलिटी को बता रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये है आईसी सेकंड और आईसी थर्ड, तो ये सेकंड आईसी सेम ही पॉइंट के ऊपर अलग अलग यूटिलिटी को कैसे शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी का जो लॉ है वो वॉयलेट हो जाता है। अगला है हमारा इफ़ ए इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, तो कैसा होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई। कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं कि अगर आईसी एल शेप है तो हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बजट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, द कॉम्बिनेशन द कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन प्राइस एंड इनकम, सही बात है भाई कि इनकम और प्राइस लेवल को बताता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई होता है। और द मनी इनकम डबल एंड प्राइस ऑफ बोथ गुड आल्सो डबल, तो बजट लाइन रिमेन अनचेंज रह जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जब हमें कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो हमें वही ऑप्शन दिखता है जो राइट है, ठीक है। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस करो के ऊपर कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक। और कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये वाली भी बात भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में फॉर नॉर्मल गुड द डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, डिमांड करो पूछ रखा है यहाँ पर, ठीक है, आईसी नहीं पूछ रखा। आईसी डाउनवर्ड होता है मोनोटोनिसिटी के कारण, लेकिन डिमांड करो का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है नॉर्मल गुड का, कि वो नेगेटिव स्लोप क्यों बनता है, ऐसे क्यों बनता है, क्यों बनता है, बिकॉज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होते हैं, नहीं भाई। ओनली इनकम इफेक्ट ऑपरेट करता है, नहीं भाई। इनकम
इफेक्ट आउटवेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, ये तो गिवन गुड के अंदर होता है, जिसके कारण वो पॉजिटिव स्लो बन जाता है, तो ये वाली बात भी नहीं आएगी। तो क्या आएगा, बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रीइंफोर्स करते हैं ईच अदर टू रिड्यूस द क्वांटिटी व्हेन प्राइस राइज, कि जब प्राइस राइज हुए तो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों मिलकर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड को कम कर देते हैं। तो दीज आर द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला है हमारा फॉर एन इन्फीरियर गुड, कैसी है, इन्फीरियर है लेकिन गिवन नहीं है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस फॉल, कि अगर प्राइस फॉल होता है तो मैंने आपको बताया था कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ऑपरेट करते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं करेंगे, वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और प्राइस डिमांड स्टिल राइज, कि अगर प्राइस दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्राइस अगर फॉल होता है, और हमने बताया था कि गिवन गुड का जो डिमांड का बनता है वो कैसे बनता है, नेगेटिव स्लो बनता है, तो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्यों बढ़ेगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट से, क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, जिसके कारण डिमांड स्टिल राइज करती है जब प्राइस फॉल होता है गिवन गुड का, सॉरी इन्फीरियर गुड का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में एंजल कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन, तो एंजल कर्व किसके बारे में रिलेशनशिप दिखाता है, कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं भाई। ओके, एडवांस तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये हमें हमारा यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है Q1 और Q2, और हमें Q1 का प्राइस ऑफ Q1 है हमारा 1, और प्राइस ऑफ Q2 हमें दे रखा है दोस्तों 2। तो ये, और हमें बजट दे रखा है K। तो ये कह रहा है कि हमें Q1 और Q2 की कितनी कितनी डिमांड करनी है इस सारे सिस्टम के आधार पर, ये हमें बताने का प्रयास करना है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप भी थोड़ा सा पानी पी लो यार, इतने सारे क्वेश्चंस आपने लगातार लगाए हैं, थोड़ी सी तो मेहनत आपने की है ना मेरे साथ मिलकर, ठीक है। सो ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा देखते हैं मेरे भाई। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो लैंग्वेजेस मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट होता है, उसके माध्यम से हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो लैंग्वेजेस मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है, एक टेक्निक होती है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, सब्जेक्ट टू वन आवर मोर कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये हमारा लैंग्वेजेस होगा। तो यहाँ पर हमारे यूटिलिटी फंक्शन को हम माइनस करते हैं लैम्डा, जिसको हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, किससे, हमारे बजट फंक्शन से, हमारे बजट फंक्शन से। तो इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम क्वांटिटी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, उसके बाद y के अकॉर्डिंग, फिर लैम्डा के अकॉर्डिंग, और फिर इन चीज़ों को इक्वल रखकर हम यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं हमारा फंक्शन कैसे बनेगा मेरे भाई, सिंपल सा है। हमारा क्या था, यूटिलिटी फंक्शन Q1 और Q2 माइनस में लैम्डा इनटू में प्राइस ऑफ Q1 क्या था, 1 था, और क्वांटिटी ऑफ 1, प्लस में Q2 का प्राइस क्या था, 2 था, और Q2 था, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों K, और इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेट करते हैं Q1 के अकॉर्डिंग। Q1 के अकॉर्डिंग जब मैं डेरिवेशन करूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये तो 1 बन जाएगा, और क्या बचेगा, Q2 बचेगा, क्या बचेगा, Q2, माइनस में लैम्डा, और यहाँ पर 1 आएगा, और बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों Q2, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 आ जाएगी। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर Q2 के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 बचेगा, माइनस में यहाँ पर वैल्यू आएगी दोस्तों 2 लैम्डा, क्या आएगी, 2 लैम्डा, इक्वल टू 0 रखेंगे वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा किसके बराबर होता है, Q1 के बराबर होता है, और लैम्डा किसके बराबर है, Q2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि Q1 जो है 2 लैम्डा के बराबर होता है, और Q2 जो है 1 लैम्डा के बराबर होता है। उसके बाद मैं लैम्डा के साथ डेरिवेशन करता हूँ, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर आप देखोगे
तो ये वाला फंक्शन तो 0 बन जाएगा बिकॉज यहाँ पर लैम्डा है ही नहीं। तो यहाँ पर -1 और उसके बाद में अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है। Q1 + 2Q2 माइनस में K = 0। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो -Q1 - 2Q2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा = K 0। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व अगर हम करें दोस्तों तो Q1 प्लस में 2Q2 = K वहाँ पर जाकर माइनस होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे Q2 किसके बराबर है दोस्तों, Q2 है हमारा Q1 हमारा 2 लैम्डा के बराबर है और यहाँ पर इसको मैंने 2 लैम्डा लिख दिया। उसके बाद में जो Q2 है वो 1 लैम्डा के बराबर है तो हमने लैम्डा लिख दिया = K लिख दिया। तो K की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, K की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर 4 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाती है दोस्तों यहाँ पर K/4 और लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा बराबर है दोस्तों मेरे लैम्डा मेरा बराबर है, लैम्डा जो है बेसिकली Q2 के बराबर है। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, K/4 आ गई। और Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं लैम्डा की जगह रख देता हूँ K/4 और = रख देता हूँ Q1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी K/2। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, Q1 आ जाएगा K/2 और Q2 आ जाएगा K/4। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। तो यहाँ पर इनकम कंजप्शन कर्व है, तो यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर एक्स गुड का प्राइस कम होता है तो इसीलिए लाइन फ्लैटर हो गई है। तो हम ए से बी पॉइंट पे जाते हैं। तो एक्स गुड क्या है, एक्स गुड दोस्तों बेसिकली यहाँ पर इन्फीरियर गुड है। कैसी गुड है, इन्फीरियर गुड है और वाई गुड नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पर एक्स गुड हमारी इन्फीरियर है और वाई गुड हमारी नॉर्मल है। तो ये हमें सिंपल सी बात बतानी थी बिकॉज यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ इनकम मेरी बढ़ गई। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये केस कब होता है, इन्फीरियर गुड के केस के अंदर होता है या गिफन के अंदर होता है। यहाँ पर इन्फीरियर ऑप्शन दे रखा है तो हमने इन्फीरियर लगा दिया, गिफन ऑप्शन होता तो हम गिफन लगा देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अब उसके बाद दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस थ्योरी के अंदर वो आता है दोस्तों हम हिग्स और सलस्टकी के जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस प्रकार से समझें। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। की केवल रिलेटिव प्राइस के चेंज होने पर एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को कितना चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और चेंज इन द डिमांड ड्यू टू परचेजिंग पावर, की प्राइस कम ज़्यादा होने से परचेजिंग पावर में इफेक्ट आता है। तो जो परचेजिंग पावर वाला जो डिमांड में इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। अब बात आती है हिग्स की और सलस्टकी की। तो सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों हिग्स की, कि हिग्स जो है सेम ही आईसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखा देता है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, इन 2 पॉइंट से हम दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और यहाँ से यहाँ पर इनकम इफेक्ट और यहाँ से यहाँ पर प्राइस इफेक्ट। ओके, लेकिन जो सलस्टकी है दोस्तों वो अलग आईसी के ऊपर अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है। कैसे दिखाता है कि स्टार्टिंग में हमारा ये बजट लाइन थी, उसके बाद में ये हमारा आईसी था, उसके बाद जैसे ही प्राइस कम हुआ एक्स गुड का तो हम यहाँ पर आ गए। लेकिन उसके बाद जब हमने पैसे जो परचेजिंग पावर थी, जो रियल इनकम बढ़ी थी उसको हमने वापस ले लिया। तो वापस लेने पर बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी पीछे की तरफ। अब इस पॉइंट पे दोस्तों पहले वाला इन आईसी को हम कंपेयर करते हैं कि जब हमने पहले लाइन को शिफ्ट किया तो यहाँ पर मेरा जो ये जो बजट लाइन है दोस्तों इसको टच कर रहा है, पहले वाले यूटिलिटी लेवल को टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर यूटिलिटी लेवल सेम रहता है, यूटिलिटी लेवल सेम रहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए हिग्सियन मेथड के अंदर। लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी लेवल सेम नहीं रहता, जो परचेजिंग पावर है दोस्तों पिछला वाला जो बंडल है वो सेम रहता है। कि यहाँ पर जो बजट लाइन है वो पिछले वाले बंडल को क्रॉस करके जाती है। पहले वाले में क्या कर रही थी, आईसी को टच करके जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पिछले वाले बंडल को क्रॉस करके जाती है। कि यहाँ पर
की रियल इनकम हम कितनी कम करें ताकि वो पिछले वाले बंडल को ले पाए, इतना हम उसको कम कर दें। ठीक है, यूटिलिटी लेवल को नहीं, परचेजिंग पावर को सेम रखता है। किसको सेम रखता है? वो परचेजिंग पावर को सेम रखता है सेलेस्ट की, और वो नेक्स्ट आईसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिग्स सेलेस्टकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ज़्यादा लार्जर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि सेलेस्टकी जो है वो परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखता है, और जो हिग्स है वो यूटिलिटी लेवल को कांस्टेंट रखता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए। ये बात थी, और इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो पेपर में आ सकती है कि हिक्सन डिमांड कराओ जब हम बनाते हैं, केवल हम हिग्स का डिमांड कराओ बनाते हैं उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कंपनसेटेड डिमांड कराओ, क्षतिपूर्ति बे से नाम दे देते हैं हम कभी कभी। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अब यहाँ पर आप तो देखोगे कि हिग्स का जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाते हैं, तो हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर दोस्तों आर पॉइंट और एस पॉइंट, इससे अगर हम डिमांड कराओ बनाएंगे आर और एस पॉइंट से, जो कि डिमांड कराओ हमारा नेगेटिव स्लोप भी बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप भी बनेगा। तो ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर जो आईसी है जो क्या दिखाता है? यूटिलिटी लेवल वो दिखाता है। तो दोनों ही पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी का जो लेवल है सेम है। तो हिग्स का जो कंपनसेटेड डिमांड करा होता है वहाँ पर यूटिलिटी का जो लेवल रहता है दोस्तों वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन जो नॉर्मल डिमांड करा हम बनाते हैं वहाँ पर यूटिलिटी का लेवल सेम नहीं रहता। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी बातें पेपर में काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। CV एंड EV, इक्विवेलेंट वेरिएशन एंड कंपनसेट वेरिएशन, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में इनका भी एक रिलेवेंस है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनसेट वेरिएशन क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के बाद कितना पैसा एक कंज्यूमर को दिया जाए जिससे कि वो सेम यूटिलिटी लेवल पे वापस चला जाए। और इक्विवेलेंट वेरिएशन उससे थोड़ा उल्टा है, ये कहता है कि प्राइस बढ़ने से पहले ही कितना पैसा उस कंज्यूमर से ले लिया जाए जिससे कि वो उस यूटिलिटी लेवल पे आ जाए जो प्राइस बढ़ने के बाद वो चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो इसको थोड़ा ग्राफ से कर हम समझने का प्रयास करें। तो स्टार्टिंग में हम मानते हैं दोस्तों कि ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है, और ये मेरा एस पॉइंट के ऊपर हमें कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पे है। उसके बाद एक्स गुड का प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो हम स्टीपर हो गया मेरा बजट लाइन, हम आर पॉइंट पे आ गए। तो कंज्यूमर को इतना पैसा दिया जाए, CM पैसा दिया जाए जिससे कि वो ऊपर वाले जो IC है उसको T पॉइंट के ऊपर टच करे, मतलब सेम यूटिलिटी लेवल को अटेन कर ले। तो CV जो है दोस्तों दिखाता है कंपनसेट वेरिएशन की प्राइस बढ़ने के बाद कितना पैसा उसे दिया जाए कि वो पिछले वाले यूटिलिटी लेवल पे चला जाए। दैट इज कॉल्ड कंपनसेट वेरिएशन, क्षतिपूर्ति। दूसरी तरफ जो इक्विवेलेंट वेरिएशन होता है दोस्तों, इससे इन्वर्स होता है। स्टार्टिंग पे हम Q पॉइंट पे हैं, उसके बाद एक्स गुड का प्राइस बढ़ा तो हम यहाँ पर इस प्रकार से आ गए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कहता है कि हम पहले से ही ये प्राइस चेंज होने से पहले ही हम क्या करें, ME प्राइस जो उसकी इनकम है वो हम उससे वापस ले लें, कम ले लें, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, वो L पॉइंट पे चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? L पॉइंट पर पहले से ही चला जाएगा वो। ठीक है, सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो वो बताने का प्रयास करते हैं। सो इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। अब हम चलते हैं एक और जो इसका कंसेप्ट है कि हु डेवलप द ट्रेड इंडिफरेंस करो इन द एनालिसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी। तो ये बेसिकली एजवर्थ बुक्स के द्वारा किया गया था। आगे हम चलते हैं दोस्तों, एंड आज का जो लास्ट थ्योरी है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इस एपिसोड की, उसके क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके भी हम MCQ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। और आप अगर हमारे इस एपिसोड में यहाँ तक आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे जेन्युइन एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना कि हम हमारी टीचिंग के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या कुछ और लेके आएँ, जो एपिसोड हम लगातार आगे लेके आएंगे उनके अंदर हम कुछ और बेहतर कर पाएँ। ओके, सो चलिए दोस्तों हम इसके अंदर करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का ये क्वेश्चन है।
तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि 1947 के अंदर सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी, यहाँ पर केवल वो नॉर्मल गुड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो नॉर्मल गुड की। और नॉर्मल गुड के अंदर इनकम इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। वो गिवन और गिवन गुड, इन्फीरियर गुड, उनकी बात नहीं करते हैं। एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को सेटिस्फाई करती है। तो पहले वाली जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी थी दोस्तों, जहाँ पर हम जो कंज्यूमर है वो दो मंडल के बीच में कंफ्यूज्ड है, वो तटस्थ है, तो वहाँ पर वीक ऑर्डर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर कौन सा है? स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर पॉल सैमुअल्सन के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी और ये इन दोनों को ही नेगलेक्ट करता है, कंज्यूमर ऑर्डिनल और कार्डिनल मेजरमेंट को। पर्सन यहाँ पर रैशनल होते हैं, मोर इज़ बेटर को प्रेफर करते हैं। ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी दोनों को ये थ्योरी लागू करती है। और यहाँ पर प्राइस इंड्यूसमेंट होता है। प्राइस इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है कि गिवन कंज्यूमर चॉइस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड, ए कंज्यूमर कैन इंड्यूस टू बाई डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड विच प्रोवाइड हिम सफिशिएंट प्राइस इंसेंटिव, कि जहाँ पर उसको प्राइस इंसेंटिव दिखता है वो उसको लेने का प्रयास करता है इन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जिसका हिंदी में हम नाम लेते हैं प्रकट अधिमान। प्रकट अधिमान, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों? पहले हमारी चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस होती है, चुनाव होता है, और उस चुनाव से हमारी पसंद का, हमारी प्रेफरेंस का पता लगाया जाता है, हमारे अधिमान का पता लगाया जाता है। प्रेफरेंस को हिंदी में पसंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसंद और नापसंद। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारी जो पसंद है उसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। एक होती है दोस्तों वीक एक्सियोम और एक होता है स्ट्रॉन्ग एक्सियोम। दो इसके कंसेप्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक एक्सियोम। ऑर्डर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो एक्सियोम का मीनिंग होता है नियम, वहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग दो होते हैं, उसको हम समझते हैं। तो वीक एक्सियोम क्या कहता है दोस्तों? ये मेरी बजट लाइन है। इस बजट लाइन के अंदर अगर ए और बी दोनों ही बंडल अफोर्डेबल हैं, लेकिन मैं ए बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बी बंडल से, डायरेक्टली हम यहाँ पर हम देख रहे हैं। और डी बंडल को तो मैं कंज्यूम ही नहीं कर सकता बिकॉज ये आउट ऑफ द सिलेबस है। ओके। और सी बंडल जो है बजट लाइन के नीचे है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं ए बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली ये वीक एक्सियोम को शो करता है। किसको शो करता है? वीक एक्सियोम को। ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर थोड़ी टाइम बाद में ये बोलता हूँ कि नहीं भाई मुझे तो बी बंडल ज़्यादा पसंद है ए बंडल के कंपैरिजन के अंदर, तो यहाँ पर वीक एक्सियोम का जो नियम है वो टूट जाता है, वो वायलेट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा है दोस्तों कि अगर मैं ए जो बंडल है दोस्तों वो ग्रेटर देन है बी बंडल से एक सिचुएशन के अंदर, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि बी बंडल जो है अफोर्डेबल, ए बंडल जो है दोस्तों अफोर्डेबल नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? अफोर्डेबल नहीं रहता है, हम उसको नहीं खरीद पाते। लेकिन डी और बी बंडल खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जो है डी बंडल की जगह बी बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। किसको प्रेफर करता हूँ? बी बंडल को। और कुछ टाइम बाद अगर मेरे पास बी बंडल ना हो और मेरे पास ऑप्शन हो ए और डी में से, तब भी मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ? ए को प्रेफर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिटिविटी। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सियोम। तो स्ट्रॉन्ग एक्सियोम को बताने के लिए हमें ट्रांजिटिविटी के रूल को फॉलो करना पड़ता है। ये रूल अपने आप ही इसके अंदर आ जाता है कि अगर ए और बी में मैं चुनाव करता हूँ ए का, बी और डी में मैं चुनाव करता हूँ बी का, तो बी ए और डी में मैं किसका चुनाव करूँगा? ए का चुनाव करूँगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एक्सियोम। तो ये दोस्तों ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके अंदर जो आपको समझने हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतनी ही थ्योरी है बेसिकली। ठीक है कि ये रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है वो गिवन गुड को नहीं लेती, ये बात सही है। एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसिडर ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी दोस्तों। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव होती है, बात गलत हो जाएगी। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी तो नेगेटिव होती है यहाँ पर, लेकिन इनकम वाली पॉजिटिव होगी बिकॉज ये नॉर्मल गुड को लेते हैं। उसके बाद अगला हमारा है दोस्तों कि क्रोनोलॉजिकल हमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आया है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गोसन का सेकंड लॉ है। उसके बाद हमारा थर्ड पे आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व और फोर्थ पे आता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर
जो इकोनॉमिक्स हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे गए हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप भी देख सकते हो कि पहले हमारा मार्शल आया, उसके बाद J.R. हिग्स, एलन सैमुअल्सन और R. स्टोन जिसने लीनियर एक्सपेंडिचर थ्योरी दी है 1954 के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के, वो भी हम कर लेते हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी फंडामेंटली किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जर्व चॉइस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दैट इफ ए बंडल डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू बी बंडल देन बी बंडल कैन नॉट बी डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू ए, कि डायरेक्टली इसको हम नहीं बता सकते। और वीक एक्सियोम में केवल डायरेक्टली रिलेशनशिप देखते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के अंदर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग जो एक्सियोम होता है रिवील्ड प्रेफरेंस का, वो एडिशनली इंश्योर करता है ट्रांजिटिविटी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस को, जो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम दैट कंज्यूमर चॉइस आर रैशनल एंड कंसिस्टेंट, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। रैंडम, हैबिट ड्राइवन एंड ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये बात सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाली बात गलत है, जो आप देख सकते हो भाई। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन भैया, अगर प्राइस फॉल होता हो एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ड्राइव्ड बाय कीपिंग विच ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट, तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेरिएशन एंड कंपनसेंट वेरिएशन करवाया था। तो कॉस्ट डिफरेंस जो मेथड है वो इक्विवेलेंट वेरिएशन का ही पार्ट है। तो अगर प्राइस फॉल होता है तो सैमुअल्सन जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए रियल इनकम मेजर्ड बाय ओरिजिनल कंजप्शन बंडल कॉस्ट डिफरेंस मेथड, जो कि किसका है? सलस्टकी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? सलस्टकी का कंसेप्ट है, उसको यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कॉस्ट डिफरेंस मेथड जो है बेसिकली दिया गया है किसके द्वारा? सलस्टकी के द्वारा, जहाँ पर रियल इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो रियल उसी बंडल को लेते हैं, यूटिलिटी को नहीं देखते हैं। एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज ऑफन कंसीडर सुपीरियर टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्यों? बिकॉज ये कार्डिनल को अज्यूम करते हैं। नहीं भाई, ग्राफिकल बताना आसान है, ऐसी बात नहीं है। न्यूमेरिकल बात बताते हैं, ये वाली बात भी नहीं है। डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन एंड डिफरेंशिएबल प्रेफरेंस, वर्क विद ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, ये हमारे व्यवहार से पता करती है, ज़्यादा रियलिटी को शो करती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा दोस्तों, इफ ए कंज्यूमर बंडल ए, कंज्यूमर चूज बंडल ए व्हेन बोथ ए एंड बी आर अफोर्डेबल, देन ए इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू बी, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच विदाउट मेजरिंग यूटिलिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ड्राइव्ड, दोबारा से बढ़ता हूँ, मैं समझ में नहीं आया काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ भाई। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच। थोड़ा सा पानी पीता हूँ, मेरी यूटिलिटी भी कम हो गई है। पहला ही आ जाएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो फॉर नॉर्मल गुड, किसी को बताता है विदाउट मेजरिंग द यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आल्सो रेफर टू बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनल अप्रोच होती है, इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनल वाला होता है, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा जो सेशन था, पहला एपिसोड है, काफ़ी प्यारा बेहतर लगा होगा। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में रखना, उसको हम सोचने का प्रयास करेंगे कि हम अगला जो हमारा एपिसोड है जो आने वाला है उसके अंदर हम क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे के सारे हमारे स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक कंट्रीब्यूशन होगा इस हिसार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, आपका एक योगदान होगा एंड आपको मैं दोस्तों प्रोडक्टिव बना के छोड़ूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई फर्स्ट यूट्यूब एपिसोड। थैंक यू सो मच।